जो है ये पूरा पीडीएफ बनाया हुआ है। जो भी बीपीएससी ने टीआरई में क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने सोचा कि रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इससे बेटर है कि मैं खुद ही क्लास में ये सारा टॉपिक अच्छे से जो है आप सभी को समझा दूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम हर एक टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। होम रूल लीग आंदोलन हो गया, चाहे बंगाल विभाजन, जहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, रॉलिक टेक्ट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं। देखते हैं कितने घंटे की क्लास होती है, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लासेस देने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आप लोग देखते भी नहीं हो एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा टाइम भी वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं। तो जितना भी हो सकता है पूरा आज कंप्लीट करेंगे, नहीं हो पाएगा तो कल भी एक सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आती है तो बस इस पे आप लाइक कर दीजिएगा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है आप सभी के जो कॉमेंट्स आते हैं, या फिर आप लोग वीडियो को पसंद करते हो और कहते हो कि और भी क्लासेस चाहिए आपको, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बहुत ही फास्ट हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि आज मैंने देखा कमेंट आ रहा था कि अब आप बस रिवीजन करवाएं ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए नए टॉपिक के साथ हमारा रिवीजन स्टार्ट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पता है सबसे पहले 1885 की बैठक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब होता है, 20 से 28 दिसंबर 1885। एंड ये पूरे नोट्स को आप देखेंगे ना, तो टू द पॉइंट मैंने चीजें लिखी हुई हैं, कहानी वगैरह नहीं। जो पूछा 1885 में बैठक होती है, कब, 20 से 28 दिसंबर 1885 तक चलता है। पहले आपको पता ही है कि हम इसको इंडियन भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते हैं, जो कि ये बैठक होना था पूना में, बट पुणे में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लेग फैल जाता है। इसके वजह से दूसरा स्थान जो है देखा जाता है बॉम्बे, और बॉम्बे में होता है वो भी कहां पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि पहले कहां पर प्रस्तावित था, फिर बाद में कहां पर होता है। कितने प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होते हैं, 72, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा जो है कहां से प्रतिनिधि आते हैं, तो बॉम्बे से आते हैं। कितने? 38, नंबर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 72 में से बॉम्बे से ही केवल 38 है। मद्रास में आपको पता है 21, संयुक्त प्रांत से 7 आते हैं, पंजाब से 3, बंगाल से 3, और बिहार का पेपर है तो बिहार से 0, याद रखिएगा, बिहार से कोई भी इसमें शामिल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए पूछता है कि बिहार से कितने प्रतिनिधि थे, ना तो 1, ना 2, ना 3, एकदम 0, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, आपको पता है ये प्रस्ताव पेश करते हैं, क्योंकि आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है, पहले हम इसका नाम था, फिर दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है नाम बदल देते हैं, और क्या हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तन किसके द्वारा होता है, नौरोजी सर के द्वारा। ठीक है, स्थापना आपको पता ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। और जब हमारे घर में कुछ भी स्थापना होता है तो हम लोग ढोल डफली वगैरह खूब बजाते हैं, तो उस समय भी वायसराय था डफरिन, डफली से याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि स्थापना के समय पे वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, एंड सचिव बनते हैं A.O. ह्यूम। और ये दोनों प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब उसके ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पे ज्वाइन हो जाना। इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आप लोग नोट वगैरह मत करना, बस ध्यान से वीडियो क्लास को देखो 2 से 3 बार, बाकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, वहां से रिवीजन कीजिएगा। अब देखो कांग्रेस के गठन का सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले देखिए जो कांग्रेस के गठन के सिद्धांत में एक है हमारा थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, जिसे बोलते हैं सुरक्षा कपट का सिद्धांत। ये किसने दिया? लाला लाजपत राय। षड्यंत्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी, रजनी पालमे दत्त। त्वरित चालक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्रश्न ऐसे पूछेगा कि थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। कॉन्स्पिरेसी का थ्योरी रजनी पालमे दत्त। लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब कुछ वायसराय जो कि पूछता है कि आपका प्रथम वायसराय कौन था, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग। दूसरे थे लॉर्ड लिटन, 1876 से 80 तक थे। तीसरे जो है लॉर्ड रिपन है, 84 तक। और चौथे जो है डफरिन, आपको पता ही है कांग्रेस की स्थापना के समय 84 से लेके 88 तक। तो कम से कम 4 तो याद ही कर लो, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सारे अधिवेशन नहीं लिखे हैं, क्योंकि कुछ अधिवेशन मैंने ऑलरेडी कराया है, बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि पुणे में था, बट मुंबई में होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। अब देखो मल्टीपल टाइम्स आप देखेंगे, आपको रिवीजन इतना ज्यादा याद हो जाएगा कि एग्जाम में कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अध्यक्ष बनर्जी, सचिव A.O. ह्यूम। कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं? 72। कितना प्रस्ताव पारित होता है? 9। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो बैठक में शामिल नहीं हुए, क्यों? क्योंकि वो अपनी संगठन जो थी ना उनकी इंडियन एसोसिएशन, उसमें वो बिजी थे बंगाल में। तो ये प्रश्न पूछता है कि क्यों आखिर में ये शामिल नहीं हो पाए। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल यूनियन से आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये नाम बदला गया था दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर, और नमक कर के विरोध में भी यहाँ पर चर्चा हुई थी। ठीक है, उसके बाद से देखो कुछ अधिवेशन जो कि प्रश्न पूछा हुआ है। 1896 का जो अधिवेशन होता है कोलकाता में, इसके अध्यक्ष बनते हैं रहीमतुल्ला सयानी, और आपको पता है ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ये दूसरे थे। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया, जिसका रचना किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दादा भाई नौरोजी का धन का बहिर्गमन सिद्धांत भी इसी अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये था 96। 1901 का अधिवेशन जो है कोलकाता में होता है, अध्यक्ष बनते हैं दिनसा एडुल्वी वाचा, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गांधी जी ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था। अब ये मत बोलना कि गांधी जी तो 1915 में आते हैं तो यहाँ पे कैसे आ गए, वो बीच में आते हैं, भाग लेते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। परमानेंट आते हैं वो 1915 में, ठीक है, क्योंकि प्रवासी दिवस हम मनाते हैं ना 9 जनवरी 1915, तो गांधी जी इस दिन परमानेंट आ जाते हैं भारत, बट वो बीच में आए रहते हैं। उस समय अधिवेशन चल रहा था उस समय, तो 1901 का वो समय था जिसमें गांधी जी पहली बार भाग लेते हैं, और कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद भी पहली बार हुआ है। आपने देखा होगा जब जब गांधी जी किसी न किसी में शामिल, जैसे 1924 में अध्यक्ष बनते हैं तो वहां पर अलग हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपको याद रहे। तो जब वो भाग लेते हैं तो पहली बार आपसी मतभेद भी होता है कांग्रेस के नेताओं में। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से आपका 1905 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होता है बनारस में, और अध्यक्ष बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और ये इसलिए क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ होता है, आपको पता ही है। बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1906, स्थान था कोलकाता, अध्यक्ष बनते हैं नौरोजी, और मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार इसी अधिवेशन में नौरोजी के सचिव बनाए गए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 4 प्रस्ताव पारित होता है। एक आपका स्वदेशी आंदोलन, स्वराज, बहिष्कार आंदोलन एंड राष्ट्रीय शिक्षा। तो यहाँ पर आपका ये रिवीजन हो रहा है, ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये आपकी थ्योरी पोर्शन है जो कि आपको इतना जितना बताया जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट वो आपको याद रखना है। तो ये था 1906। अब 1907 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस का विभाजन होता है इसमें, और ये क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो उस समय अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था? 1907 में, और ये सूरत में 1907 में सूरत में, ठीक है। अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष, और उपाध्यक्ष बनते हैं फिरोज शाह मेहता, और इसी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1911 जो अधिवेशन था वो होता है कोलकाता में, और अध्यक्ष बनते हैं विश्व नारायण धर, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनगण मन जो गीत है वो पहले इसी अधिवेशन में गाया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और ये डेट पूछता है आपसे कि जनगण मन गीत पहली बार कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911। तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक तले छपे। भले से ये भूल जाओ बट ये डेट मत भूलना, 27 दिसंबर 1911। और स्थान और अध्यक्ष ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद से हमारा एक अधिवेशन हुआ है पटना में, 1 या 3 दिन हुए हैं, जिसको हम 27वां अधिवेशन के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का अधिवेशन कब हुआ? 1912 में 27वां अधिवेशन था, और स्थान था पटना, अध्यक्ष बनते हैं आर एन मुधोलकर। बिहार में ये आयोजित पहला अधिवेशन था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वैसे टोटल तो बिहार में 3 हुए हैं। 12 में होता है बांकीपुर में आर एन मुधोलकर की अध्यक्षता में, 22 में होता है गया में, अध्यक्ष बनते हैं चितरंजन दास, और 1940 में होता है रामगढ़ में, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बनते हैं। तो ये टोटल 3 आपको अधिवेशन याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बिहार का क्वेश्चन है तो ये कई बार पूछा हुआ है। उसके बाद से आपको पता है कि हमारा लखनऊ अधिवेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो राजकुमार जो शुक्ल थे वो कहाँ पर जो है चर्चा में भाग लेते हैं, तो वो 1916 के ही अधिवेशन में, जो चंपारण वाली जो पूरी कहानी है ना वो 1916 से ही शुरुआत होती है उसकी। तो 1916 का अधिवेशन जो है स्थान था लखनऊ, अध्यक्ष बनते हैं अंबिका चरण मजुमदार। और यहाँ पर देखो 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हुए थे, यहाँ पर इनके बीच में समझौता हो जाती है जिसकी मध्यस्थता करते हैं एनी बेसेंट और तिलक। साथ में यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी बीच में समझौता होता है, तो इनकी मध्यस्थता करते हैं जिन्ना और तिलक। बट यस, मदन मोहन मालवीय इससे खुश नहीं थे। तो ये है आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए 1924। तो 1924 का जो अधिवेशन था, स्थान था बेलगाम कर्नाटक, अध्यक्ष जो है गांधी जी। और आपको पता ही है ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, और इसके पहले वो 1901 में शामिल होते हैं, बस भाग लेते हैं, अध्यक्ष नहीं बनते हैं, यहाँ पर वो अध्यक्ष बनते हैं। फिर से क्या होता है इस अधिवेशन के बाद, जहां पर ये आप देख सकते हैं 1916 में जो है ये नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। फिर ये एक बार ऐसा होता है कि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से अलग हो जाते हैं और गांधीदास समझौता हुआ। तो 1901 में जब भाग लिए थे गांधी जी तो क्या हुआ था, आपसी मतभेद हो गया था नेताओं के बीच में। फिर 24 में जब ये अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है 1929 का अधिवेशन, क्योंकि ये स्थान था लाहौर, अध्यक्ष बनते हैं नेहरू जी, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि वो दिन कौन था। तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया। और ये डेट याद रख लो क्योंकि इस दिन को जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति मिली थी। तो एक एक जो पॉइंट मैंने लिखा है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। उसके बाद से आपका अधिवेशन है 1940 का, स्थान था आपका रामगढ़, फिर से बिहार से है, और अध्यक्ष हमारे बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी अधिवेशन में पारित किया, और इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 1946 का, स्थान था मेरठ, अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। देन आपका 1948 का जो अधिवेशन होता है ये स्थान था आपका जयपुर, और अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के समय बनते हैं जेबी कृपलानी, आप यहाँ पर देख सकते हो, और स्वतंत्रता के बाद कौन बनते हैं, तो वो बनते हैं पट्टाभी सीतारमैया। सबसे ज्यादा अधिवेशन आपका हुआ है कोलकाता में 10 बार। ठीक है, तो यहां तक कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन हमने देखा। अब यहां से फिर से टॉपिक स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है बंगाल विभाजन, प्रश्न यही पूछेगा बंगाल विभाजन होने का कारण। तो अंग्रेजों ने कारण दिया, प्रशासनिक कारण, कि बहुत बड़ा प्रांत है, इसको अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, बट जाएगा तो भाई अच्छे से चला लेंगे। ठीक है, ये इन्होंने दिया। बट एक्चुअल रीजन था धार्मिक आधार पर विभाजन, क्योंकि अंग्रेजों का था फूट डालो और राज करो, यही उनकी नीति थी। तो रीजन तो यही था कि देखो भाई इनको बांटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बंगाल का वो जो पूरा प्रांत था ना वो क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता था, ऐसा इनको लगता था। तो इन्होंने सोचा कि अगर इसी को हम बांट दें, मतलब कि हिंदू मुस्लिम का ही बंटवारा कर दें, तो ये अपने आप शांत रहेंगे, आपस में लड़ेंगे और हम राज करेंगे। तो रीजन तो यही था। बट इन लोगों ने क्या दिया, ऑफिशियली घोषणा की कि भाई हमको प्रशासनिक रूप से प्रॉब्लम हो रही है, इसको बांट देंगे तो काफी अच्छे से हम इसको चला सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअल रीजन था धार्मिक आधार पर बंटवारा। अब जब बंगाल विभाजन होता है तो वायसराय था करजन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय गृह सचिव था रिजले, और बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था लीथ फ्रेजर। एक एक पॉइंट यहाँ से पूछा हुआ है। बंगाल विभाजन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तिथि और दिवस आपको याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना, विभाजन का जो प्रस्ताव है वो पेश होता है 19 जुलाई 1905 को। देन विभाजन का जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है 20 जुलाई 1905 को। उसके बाद से आपका टाउन हॉल में बैठक होती है कोलकाता में, कब होती है, 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया जाता है, और वो दिन हम सभी के लिए बहुत ही वर्स्ट डे था, इसीलिए हमने 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में बनाया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो चाहते थे वो कर ही लिए ना, विभाजन कर दिए। तो ये एक एक डेट आपसे पूछेगा। 16 अक्टूबर को आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में फेडरेशन हॉल की स्थापना की। इसी 16 अक्टूबर को पूछता है कि फेडरेशन हॉल की स्थापना किसने की, तो आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, अब देखो 16 अक्टूबर को आपको पता है विभाजन लागू हो जाता है, फिर हमने इसके बाद से स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट किया। तो 16 नवंबर 1905 को कोलकाता में बैठक होती है और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया जाता है। तो ये भी आपसे पूछेगा। 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है, और जिसके प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं अरविंदो घोष को। तो ये भी पूछता है कि अरविंदो घोष को किसका प्रधानाचार्य बनाया जाता है, तो बंगाल नेशनल कॉलेज का। देखो उसके बाद से बहुत सारी चीजें स्टार्ट होती हैं बंगाल विभाजन के बाद, जैसे कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेशन आर्ट्स संस्था अरविंदनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। और यहाँ पे जो इस संस्था में जो सबसे पहला छात्र था जिसको छात्रवृत्ति मिली वो था नंदलाल।
तो ये प्रश्न पूछता है कि किसको सबसे पहला छात्र जिसको छात्रवृत्ति मिली उसका नाम बताओ, तो नंदलाल। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेशन आर्ट संस्था किससे संबंधित है, तो अरविंदनाथ टैगोर से। आपको कैसी लग रही है क्लास, प्लीज मुझे बताना, क्योंकि एक तरीके से आपका रिवीजन ही हो रहा है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग गठन। देखो मुस्लिम लीग गठन भी आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखना कि ये कब होता है, तो 1906, 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष बनता है वो बनता है आगा खान। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ पे है, ढाका। और ये दोनों प्रश्न और ये डेट कई बार पूछा हुआ है। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन था वो होता है कराची 1907 में, और इसका द्वितीय अधिवेशन होता है अमृतसर 1908 में। तो दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहला एंड सेकंड, ठीक है। उसके बाद से आपको पता है मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि बिहार से रिलेटेड है, और यहाँ से प्रश्न भी आएगा, बहुत ही फेमस है। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड याद रखना 1908 में होता है। कोलकाता का जो मजिस्ट्रेट था ना, द किंग्सफोर्ड, देखो बम तो इसके ऊपर फेंकना था, प्रफुल्ल चाकी एंड उनको, बट क्या होता है ना कि इसके बदले प्रिगले, एक दूसरा था ना प्रिगले कैनेडी, इस पे बम जो है गिर जाता है, और इसमें फिर इसकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो जाती है। मतलब मैं आपको कहानी बता रही हूँ कि क्या होता है कि जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस प्लान करते हैं कि आज जो है कोलकाता के मजिस्ट्रेट जो है ना किंग्सफोर्ड, इस पे हमको बम, मतलब इसको मारना है, जाते हैं, बट गलती से जो है प्रिगले कैनेडी के ऊपर बम गिर जाता है। अब इसमें क्या होता है, पत्नी और बेटी की मृत्यु हो जाती है। तो ये लोग बम फेंके होते हैं। उसके बाद से इसकी पूरी जांच पड़ताल चलती है। तो प्रफुल्ल चाकी तो ठीक है, ये खुद को ही जो है गोली मार लेते हैं, बट खुदीराम बोस जो है दूर भागते भागते 35 से 40 मील आगे पहुंचते हैं वैन स्टेशन पे। फिर वहां पे ऐसे मुंह ढक के बैठे रहते हैं। फिर अचानक से उनको सुनाई देता है कि मतलब बम गिरा था बट किंग्सफोर्ड तो बच गया। तो उनके मुंह से ऐसे निकलता है, क्या किंग्सफोर्ड बच गया? तो ये सारी चीजें ना आसपास के लोग सुन लेते हैं। फिर इस तरीके से जो है उनको पकड़ लेते हैं, ऐसा फिर जेल में बंद कर देते हैं। तो ये पूरी कहानी है, इसलिए मैंने आपको समझाया ताकि आपको पॉइंट याद करने में डिफिकल्टी ना हो। तो देखो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में होता है। कोलकाता का जो मजिस्ट्रेट था द किंग्सफोर्ड, ये नाम पूछेगा आपसे, इस पे बम फेंकने की प्लानिंग होती है। आपको पता है क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति में जो प्रफुल्ल चाकी और ये खुदीराम बोस इसी से संबंधित है, इन दोनों लोगों ने बम फेंका, बट बम जो है प्रिगले कैनेडी पर गिर गया और पत्नी और इसकी बेटी की मृत्यु हो गई। उसके बाद से इन लोगों ने बम कब फेंका, पूछता है 30 अप्रैल 1908 को। अब क्या होता है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस फेंकना तो चाहते थे उस पे, किंग्सफोर्ड पे चला गया, कैनेडी पे। तो उसके बाद से प्रफुल्ल चाकी जो है वो खुद को गोली मार लेते हैं, बट खुदीराम बोस की उम्र बहुत कम थी, आई थिंक उस समय 18 साल। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके अंदर इतना जो है जज्बा था, इतनी कम उम्र में। आप सोचिए यहाँ पे खुदीराम, ये प्रफुल्ल चाकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, दोनों लोगों की ही उम्र बहुत कम थी, ठीक है, कि इतनी कम उम्र में इन दोनों लोगों ने जो भी प्लानिंग की, बाकी छोड़ो, जाने दो, कहानी तो पूछेगा नहीं। तो प्रफुल्ल चाकी जो है स्वयं को गोली मार लेते हैं और खुदीराम बोस जो है 35 से 40 मील जो है वो पैदल चलते हैं और बिहार में एक जगह है वैनी स्टेशन पूसा, वहां पर पहुंचते हैं और गलती से उनके मुंह से आवाज निकल गया कि किंग्सफोर्ड नहीं मरा। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फांसी होती है। ये डेट आपसे पूछेगा 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में, जिसका नया नाम हो चुका है खुदीराम बोस सेंट्रल जेल। इतनी कम उम्र में इनको फांसी दी गई थी, जो मैं आपको कहानी बता रही थी वही आगे ये मुझे बोलना था। तो ये नाम इसलिए इसका बदल दिया गया, खुदीराम बोस सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर का। फांसी इनको कब दी जाती है, तो 11 अगस्त 1908 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। अगला है आपका मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। देखिए मॉर्ले जो है भारत के मॉर्ले जो है वो भारत के राज्य सचिव हैं और मिंटो जो है वायसराय है, इसलिए नाम पड़ गया मॉर्ले मिंटो, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कई बार और भी चीजें हम पढ़ते हैं तो जो भी ऐसे कुछ नाम दिए रहते हैं ना, सचिव और वायसराय से बनाए जाते हैं। तो मॉर्ले हो गया सचिव, मिंटो हो गया वायसराय। तो ये दोनों थे, भारत का राज्य सचिव और एक था भारत का वायसराय। इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन प्रस्ताव पारित हुआ। आखिर में कहानी क्या है मॉर्ले मिंटो, तो देखो मुसलमान के लिए जो है पृथक निर्वाचन प्रस्ताव पारित होता है और मुसलमान को 8 सीट दी जाती है। मुस्लिम लीग के गठन के समय जो वादा किया गया था उसको यहाँ पर पूरा करते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ऐसा गांधी जी बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लोग नहीं चाहते थे कि ऐसे बंटवारा हो, धर्म के आधार प्रस्ताव को मान लिया जाता है। फिर गांधी जी बोलते हैं कि इसने तो हमारा सर्वनाश कर दिया, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है दिल्ली दरबार, जो कि 1911 में शुरू होता है। प्रश्न ही पूछता है कि दिल्ली दरबार कब हुआ, तो 1911 में। पहली बार जो है जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आते हैं। उसके बाद से इसमें कहानी स्टार्ट होती है। दिल्ली दरबार को हम 2 और नामों से जानते हैं, एक है हमारा शाही आयोजन, दूसरा है हमारा इंपीरियल दरबार। भारत में अभी तक मतलब 3 बार दरबार हुआ। उसके बाद से इसमें ज्यादा कुछ
इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर राजधानी का स्थानांतरण होता है ना, इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले दिल्ली दरबार 1911 में, देन 1911 में जो है कौन वायसराय था, ये भी प्रश्न पूछता है। तो याद रखना लॉर्ड हार्डिंग टू, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि दिल्ली दरबार के समय जो है वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग टू। 12 दिसंबर 1911 बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन रद्द कब होता है, तो 12 दिसंबर 1911, और किस पर, अरुंडल समिति की अनुशंसा पर। फिर बंगाल का पुनर्गठन होता है जो कि लागू होता है 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा 22 मार्च, और 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग होता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग होता है। दोनों याद रखना क्योंकि बिहार उड़ीसा से 1 अप्रैल को अलग हुआ 1936 और झारखंड से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। राजधानी का स्थानांतरण कोलकाता से दिल्ली, इसकी घोषणा होती है 1911 में और लागू होता है 1912 में। 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतने से पॉइंट में मैंने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, आप देख सकते हो एकदम शॉर्ट में, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई साहब कितना पढ़ना है। ठीक है, कई बार डर लगने लगता है इतने सारे कंटेंट देख के। अगला है हमारा हार्डिंग बम कांड। अब देखो, अभी आपने मुजफ्फरपुर वाला पढ़ा, अब ये है हार्डिंग बम कांड। यहाँ पर जो है राजधानी स्थानांतरण से संबंधित है। अभी हमने देखा ना कि कोलकाता से दिल्ली जो है चली गई, 1911 में घोषणा होता है और लागू होता है 1912 में। तो ये राजधानी स्थानांतरण से संबंधित है। दिसंबर 1912 में होर्डिंग पर बम फेंके गए, और मतलब जो होर्डिंग था उसी के समय पे हुआ था, तो इनके ऊपर बम फेंका गया दिल्ली चांदनी चौक में, और जिन लोगों ने बम फेंका था उसमें से 13 लोग गिरफ्तार हो गए, जिसमें बाल मुकुंद, ये नाम इंपॉर्टेंट है, अमीरचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी। अब इसमें एक जो था क्या बोलते हैं, धोखेबाज दोस्त था दीनानाथ, इसी ने शिकायत की, इसी के जो है गवाही देने पे गिरफ्तार किया गया था। तो कुछ एक दो ऐसे दोस्त होते ही हैं, आपकी लाइफ में होंगे तो जरूर बताना, जिसने कभी ना कभी धोखा दिया हो, तो उसी में से था ये दीनानाथ। नाम देखिए कैसा है और काम कैसा है। तो ये था हार्डिंग बम कांड। तो ये प्रश्न आपसे पूछेगा, इन लोगों के नाम पूछता है कि जो गिरफ्तार हुए थे उसमें से कुछ चंद नाम जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्थान था हमारा लखनऊ, और लखनऊ से आप में से कितने लोग हैं लखनऊ से, जरूर बताइएगा। अध्यक्ष बनते अंबिका चरण मजूमदार। ये समझौता ऐसा था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है, नरम दल और गरम दल के बीच में होता है। पहले किसान थे राजकुमार शुक्ला बने, जिन्होंने कांग्रेस के मंच से संबोधन किया, और यही प्रश्न पूछता है कि राजकुमार शुक्ला ने पहली बार किस मंच से संबोधन किया, या फिर जो चंपारण के बारे में पहली बार कहाँ पे बात स्टार्ट हुई, तो वो था 1916। पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है जिसकी स्थापना होती है 1917 में। तो पटना वाला भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत आंदोलन, डेट जितने मैंने लिखे हैं ना, ईयर याद रखिएगा, 1919 से 1924। ये भारत से जो है ना खिलाफत आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। मुसलमान जो है वो चाहते थे कि उनके जो खलीफा हैं, मुसलमान हमारे खलीफा का अपमान, मतलब उनका अपमान हुआ, तब जो अली बंधु थे ना, मोहम्मद अली और शौकत अली, भारत में सांकेतिक आंदोलन चलाएंगे। आपको पता है ना विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध था, तो इसमें ऐसी डिमांड थी कि जो खलीफा है उनको कुछ न किया जाए, बट खलीफा के साथ तो बहुत बुरा हुआ था। तो ऐसा इनको लगा कि मुसलमान लोगों को कि हमारे खलीफा का अपमान हुआ है, तब जाकर इन लोगों ने कहा कि हम लोग भारत में सांकेतिक आंदोलन चलाएंगे। अली बंधु, जो कि नाम पूछता है आपसे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में आपको याद नहीं करना है, बस इतना ही। बाद में आपको पता ही है, गांधी जी नवंबर 1919 में दिल्ली में मुसलमान और हिंदुओं का संयुक्त सम्मेलन बुलाएंगे। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे जो मैंने आपको खलीफा वाली स्टोरी सुनाई थी, ऐसा प्रथम विश्व युद्ध में भी हुआ था। ठीक है, तो अब ये मत कहना कि ये यहाँ पे नहीं, उसमें बोला गया था। यहाँ पर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि उस समय भी जब विश्व युद्ध हो रहा था और डिमांड आई थी ना जब अंग्रेजों की साइड से, तो मुसलमान लोग ने भी अपनी डिमांड रखी थी कि हमारे जो खलीफा उनको कुछ नहीं होना चाहिए, और हिंदू मतलब जो बाकी के लोग भी थे उनकी भी डिमांड थी। तो वो मैंने वहां से आपको रिलेट करके बताया है। बाकी यहाँ का तो स्टोरी आपको बताया गया था बाद में गांधी जी के द्वारा नवंबर 1919 में। तो नाम आपको याद रखना है, वो ज्यादा जरूरी है। खिलाफत आंदोलन होता कब है और साथ में इसमें कौन जो है शामिल थे। अगला है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब मॉन्टेग्यू आपको पता चल चुका है, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, जैसा मॉर्ले मिंटो में था सच्ची और वायसराय की कहानी, इसी तरीके से है। 1919 ये डेट याद रखिएगा। कार्यकाल था लंदन, नवंबर 1917 में ये भारत आता है। और इसकी मांग क्या थी, ये सारी मांग इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन तभी मैंने लिखा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो मांग थी वो थी वायसराय की कार्यकारी परिषद में जनता मतलब भारतीय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, ये मांग थी। दूसरी मांग थी कि सिख ईसाई
जो एंग्लो भारतीय हैं इनको अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरी मांग थी कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। चौथी थी कि चुनाव आयोजित करने की इजाजत मिले। एंड पांचवी थी कि भारत के राज्य सचिव का नियंत्रण जो है वो कुछ कम कर दिया जाए। तो ये थी इनकी मांग। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ना स्टेटमेंट में पूछा हुआ है इनकी मांग। क्या करेगा ना, 3 स्टेटमेंट लिख देगा और एक गलत लिख देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सी एक मांग नहीं थी। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने डिटेल में पढ़ा ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल। आपको पता है होम रूल लीग जो है वो 2 लोगों से संबंधित है। एक है हमारे एनी बेसेंट, दूसरे हैं तिलक। ये एनी बेसेंट वही है जो पहली महिला है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली। तो होम रूल लीग जो है भारत में शुरू होता है एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। दोनों लोगों के क्षेत्र अलग थे, इसीलिए प्रश्न पूछता है आखिर में इसका उद्देश्य क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग, ये था होम रूल लीग का उद्देश्य। अब 2 होम रूल लीग है, एक आपका तिलक का होगा, एक आपका एनी बेसेंट का। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम तिलक का पढ़ेंगे। तो जो तिलक की होम रूल थी इसकी शुरुआत होती है 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव से। याद रखना हेडक्वार्टर था पुणे। तिलक का होम रूल है, दोनों का अलग अलग है यहाँ पर देखिए, इसीलिए आपको दोनों ही अच्छे से याद रखना है। तो जो तिलक का होम रूल था उसका हेडक्वार्टर था पुणे, 28 अप्रैल को शुरुआत होती है। अध्यक्ष इसके बनते हैं जोसेफ बपिस्ता और सचिव बनते हैं एनसी केलकर। तिलक के होम रूल के अध्यक्ष हैं जोसेफ बपिस्ता, सचिव एनसी केलकर। तो तिलक का जो होम रूल था इसका प्रचार प्रसार इन्हीं की जो पत्रिकाएं थी 2, एक केसरी जो कि मराठी भाषा में है और मराठा अंग्रेजी भाषा में इससे होता है। तो कुल मिलाकर आपसे तिलक की जो है पत्रिकाओं के बारे में पूछा जाएगा कि केसरी इनकी किस भाषा में है, मराठा, और मराठा इनकी भाषा में है अंग्रेजी। भूलना मत, क्योंकि जो मराठा है ना, आप सोचो इनकी जो मराठा है उसको अंग्रेजी भाषा में कर दिया है और केसरी को कर दिया है मराठी भाषा में। तिलक का क्षेत्र था जहां पर इन लोगों ने होम रूल लीग के बारे में जो है प्रचार प्रसार किया, तो एक था महाराष्ट्र। अब इसमें एक ट्विस्ट है, महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर, बॉम्बे वाला एरिया इनका नहीं था, महाराष्ट्र जो है उसमें एक बॉम्बे जो प्रांत था उसको छोड़कर। ये प्रश्न पूछेगा कि तिलक का जो है इसमें से कौन सा क्षेत्र प्रचार प्रसार वाला क्षेत्र नहीं है। अगर लिखा है महाराष्ट्र और दूसरे में लिखा है बॉम्बे, तो बॉम्बे पे टिक करके आना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, पहला महाराष्ट्र लेके बॉम्बे को छोड़ के, दूसरा है बरार क्षेत्र, तीसरा है कर्नाटक क्षेत्र एंड चौथा है आपका मध्य प्रांत। ठीक है, तो ये है इनके 4 क्षेत्र बॉम्बे को छोड़कर। बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। बॉम्बे जो है बेसेंट के एरिया में आता था, ठीक है, इसीलिए बॉम्बे को छोड़कर। तो अब बी से बेसेंट, बी से बॉम्बे याद कर सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये तो था तिलक का। अब एनी बेसेंट का होम रूल जिसकी शुरुआत होती है 3 सितंबर 1916 को। हेडक्वार्टर बनाया जाता है अड्यार मद्रास। अध्यक्ष बनती हैं बेसेंट जी एंड सचिव बनते हैं जॉर्ज अरुंडेल। अब इनका क्या एरिया था वो देखिए। सबसे पहले तो इनकी पत्रिका का नाम याद रखो बेसेंट की, प्रचार प्रसार, एक तो कॉमनवेल्थ, दूसरा न्यू इंडिया पत्रिका। पूछेगा आपसे कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है या फिर न्यू इंडिया, तो बेसेंट होगा। इनका क्षेत्र था संपूर्ण भारत, बस तिलक के क्षेत्र को छोड़कर। तिलक का क्षेत्र को मतलब ये देखिए, बेसेंट का जो था ना एरिया वो पूरा भारत था, बस तिलक के क्षेत्र को छोड़कर, मतलब महाराष्ट्र, बरार क्षेत्र, कर्नाटक क्षेत्र, मध्य प्रांत, इतना छोड़ के बाकी जितना बचता है इंक्लूडिंग बॉम्बे, सब कुछ जो है वो था बेसेंट का प्रचार प्रसार का क्षेत्र। समझ में आया? तो बॉम्बे को छोड़कर मतलब बॉम्बे किसके अंदर आ गया, बेसेंट के अंदर। बाकी इतना एरिया छोड़ दो, बाकी जितना बचता है सब जो है बेसेंट का एरिया था। तो इनका क्षेत्र था संपूर्ण भारत, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर बॉम्बे एनी बेसेंट के क्षेत्र में आता था। तो ये था आपका बेसेंट का होम रूल। आपको क्लास कैसी लग रही है आप मुझे जरूर बताना इस तरीके से पढ़ के। दूसरा है हमारा रॉलेट एक्ट 1917 से 1919। देखिए सबसे पहले तो ये रॉलेट एक्ट आखिर में स्टार्ट कैसे होता है। तो क्या होता है, आपको पता है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो कि बुलाया जाता है गांधी जी को, और ये गांधी जी का पहला जो है सफल सत्याग्रह था क्योंकि गांधी जी जीत जाते हैं। और बेसिकली इसका डेट याद रखिएगा 17 दिसंबर 1917 गांधी जी जीत जाते हैं। अब यहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। ब्रिटेन का जो है एक जज था जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। इसने एक कमेटी बनाई भारत दर्शन पे कि भारत दर्शन पे क्या करो, तुम मुझे रिपोर्ट तैयार करके दो। क्योंकि पहला कुछ होता है ना, पहली बार ऐसी चीज होती है कि सत्याग्रह होता है और गांधी जी जीत जाते हैं। तो इसके बाद से इन सबके मन में आई कि चलो भाई एक कमेटी बनाओ भारत दर्शन और रिपोर्ट तैयार करो। यहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है रॉलेट एक्ट। तो रिपोर्ट तैयार होती है और भारत में क्रांतिकारी गतिविधि का दमन जो है जरूरी है और कड़े कानून बनाओ। इसी रिपोर्ट के आधार पे कानून बनता है रॉलेट एक्ट। समझ गए आप कि रॉलेट एक्ट की शुरुआत कैसे हुई, चंपारण से होती है।
ठीक है। फिर एक कमेटी बनती है, रिपोर्ट तैयार होता है, उसमें निकलता है कि भाई भारत में ना इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत ही कड़े कानून बनाओ, और इसी पे आता है काला कानून जिसे हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट। अब ये क्या है तो देखो, ये जो लाइन मैंने लिखा है द अनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम है। तो ये आपसे पूछेगा द अनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट किसका नाम है, तो रॉलेट एक्ट का। इस आखिर में ये रॉलेट एक्ट इतना खतरनाक क्यों था, देखो इस एक्ट के अनुसार ना किसी भी व्यक्ति को केवल डाउट के आधार पर, केवल शक के आधार पर 2 वर्ष तक के लिए बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता है। और इसमें क्या किया गया, जब ये कानून आया ना उसके बाद से 18,000 क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया केवल शक के आधार पे। इसीलिए इसको बोला गया काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। मतलब ना तो अपील है, ना दलील है, ना वकील है, बस शक है, बंद कर दिया। ठीक है। और ये जानबूझ के ब्रिटिश ने किया था क्योंकि वो चाहते थे कि इनको कंट्रोल करना, नहीं तो पहला तो सत्याग्रह सफल हुआ, उसके बाद से ये कहानी स्टार्ट होती है। फिर गांधी जी के कुछ आपसे इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को कहा है कि यह कानून अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी और मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है। गांधी जी ने बोला कि रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण हड़ताल किया जाएगा भारत में, जिसे बोला गया सत्याग्रह सभा। तो ये प्रश्न पूछता है कि सत्याग्रह सभा जो है किस कानून के बनने के बाद से स्टार्ट हुआ, तो रॉलेट एक्ट गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने जो बोला है ये भी याद रखिएगा। देन आपको पता है कि दिल्ली में रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाता है किसके द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आखिर में रॉलेट एक्ट का विरोध दिल्ली में किसने किया, श्रद्धानंद ने, और पंजाब में किसने किया, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू ने। तो ये इस तरीके से प्रश्न पूछेगा कि दिल्ली में किसने किया, पंजाब में किसने किया। तो आई थिंक हमारी 30 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो आज मैंने सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन किया है, कल हम गांधी जी का पूरा आंदोलन कर लेंगे, मतलब गांधी जी से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछेंगे, जितना आंदोलन हुआ है, और कुछ 1-2 पॉइंट बस। तो कल की क्लास भी आपको जरूर देखना है। 30 मिनट की क्लास में कुछ नहीं जाता है, बहुत ही कम समय लगता है, आप स्पीड पे करके देख सकते हैं। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।